हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और आज ये क्लास होने वाली है बाकी सभी क्लासेस से ज़्यादा खास, क्योंकि इसके अंदर आज हम पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट एक साथ कवर करने वाले हैं। मतलब कि जी हाँ, जैसा आपको पता है ये हमारा वन शॉट वीडियो है। मतलब कि इसके अंदर हम आपको इस चैप्टर का पूरा रिवीजन देने वाले हैं। तो दो चीज़ें हैं, ये रिवीजन जो है सिर्फ उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है जिन्होंने सारी वीडियोस देखी हैं। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि उसमें मैंने बाकी सारे कॉन्सेप्ट बड़े डिटेल से समझाए हैं। आज हम इतना डिटेल में नहीं जाने वाले, आज हम केवल उन्हें याद करेंगे, उन चीज़ों को याद करेंगे जो हमने पढ़ रखी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले जाइए वो सारी वीडियोस देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद अगर आप ये देखते हैं तो ये आपकी हेल्प करता है। बाकी इन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो थोड़ा सा एग्जाम वगैरह से पहले किसी चैप्टर को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें हो चुकी बहुत सारी और स्टार्ट करते हैं आज हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो बच्चों यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है, सबसे पहला टॉपिक उसके अंदर आता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें क्या किया जा सके मेजरमेंट। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हम एक यूनिट रखते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दुनिया में जितने भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं उनके लिए हम जो यूनिट्स रखते हैं उन्हीं को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अंदर जो क्वांटिटीज आती हैं बच्चों, ये तीन तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? तीन तरह की होती हैं। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। आपको वैसे तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए जिन्होंने वीडियो देखा है, बाकी जिन्हें नहीं पता वो समझ लें। सबसे पहली है फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों ये होती हैं टोटल 7। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल रहती हैं वो रहती हैं 4। कौन कौन सी? पहली रहती है मास, दूसरी लेंथ, तीसरी टाइम, तीन तो है इंपॉर्टेंट, चौथी अगर हम मान लें कभी कभी तो वो हो जाता है करंट, क्योंकि हमारे 12th में भी काम आएगा। तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, और इसके अलावा भी और होती हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, कैंडेला होता है, ठीक है, और टेम्परेचर होता है। बाकी तीन ये बची हुई हैं। तो ये तीन बाकी इतनी ज्यादा नहीं आती हैं, बट ये तीन इंपॉर्टेंट है। इनको आप ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। दूसरी बच्चों, दूसरी होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब होता क्या है बच्चों, देखिए फंडामेंटल से ही समझ में आता है कि बड़े सिद्धांतवादी होंगे ये क्वांटिटीज। इनका काम क्या होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। मुझे बताइए जरा, मास किस पर डिपेंड करता है? अगर मुझे मास चाहिए किसी चीज का तो वो डायरेक्ट ही मुझे ऑब्टेन करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही उसे नाप तोल लूंगा। किसी से निकाल सकता हूँ क्या इसको? डिपेंड निकालने का मतलब कि अगर मुझे इस मार्कर का मास समझना है देन मैं इसको मेजरमेंट के लिए मशीन पर रखूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मशीन पर रखूंगा। ये किसी पर डिपेंड करती नहीं है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती, किसी से और क्वांटिटी से नहीं निकलती। लेकिन उसकी जगह जो दूसरी होती है इनको बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अंदर जो देखा जाए तो बहुत सारी आती है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती हैं। ये क्या करती हैं बच्चों? डिपेंड होती हैं, डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किस पर डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर। जैसे कि हम एक बात करते हैं, जैसे हमारी ये हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन यहाँ पे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, डिराइव्ड की बात करें तो इसके अंदर हमने जैसे मान लिया हमारा हो गया एरिया हो गया। अब एरिया जो है उसे निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप देखिए यहाँ पे ये लेंथ है
और ये ब्रेथ क्या होती है, ये शॉर्ट लेंथ होती तो ये भी लेंथ है ना बच्चों। अब बताओ किसी भी डायग्राम में लेंथ ब्रेथ कैसे बताई जाती है। अब आप जरा सोचो, छोटी वाली लंबाई है उसको वो सॉरी छोटी वाली लंबाई उसे ब्रेथ कहते हैं, बड़ी वाली लंबाई उसे क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। दोनों हैं तो लेंथ ही ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लेंथ पे क्या डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करता है। लेंथ जब लेंथ से इंटू करते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। लेकिन मास ऐसा किसी भी चीज़ से हम नहीं निकाल सकते, उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं लगाना होता। हाँ अब आप बोलोगे सर लगा सकते हैं, फोर्स के फॉर्मूले से मास निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो नहीं। मास डायरेक्टली हम किसी चीज़ से नहीं ले सकते। अब यहाँ पे ऐसी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक और आता है, वो आता है जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी आ गया, स्पीड आ गया। स्पीड दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे, डिस्टेंस पे अपॉन टाइम पे। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो काय की रिप्रेजेंटेशन देता है, यहाँ पे लेंथ की। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है बच्चों, इट रिप्रेजेंटिंग द लेंथ। टाइम तो सर टाइम है, तो देखो लेंथ और टाइम, लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है ये जो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छी बात है। तीसरी क्या होती है, सप्लीमेंट्री। अरे सर अभी तो हमने पढ़ना ही नहीं शुरू किया, सप्लीमेंट्री आ गई हमारी, नहीं वो नहीं। तो अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, आइए देखते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बच्चों दो आती है, केवल कितनी आती हैं, दो आती है। अच्छा इसके भी दो टाइप होती है, हाँ बच्चों दो टाइप होती है इसकी। कौन कौन से बता देता हूं। एक होता है इसके अंदर प्लेन एंगल, दूसरा इसके अंदर होता है सॉलिड एंगल। या इसको केवल एंगल भी हम बोल सकते हैं। प्लेन एंगल का मतलब सर जब दो प्लेन आपस में टकराकर एक एंगल बना दें आसमान के अंदर, उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। नहीं, प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है, प्लेन एंगल होता है बच्चों जब दो प्लेन का मतलब दो प्लेन सरफेस, जैसे मेरे ये दो हाथ हैं, सबके होते हैं दो हाथ, तो ये मेरे दो हाथ क्या कर रहे हैं, एक प्लेन एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देखिए, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो देख रहे हैं ध्यान से, ये ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ना इनके बीच में, ये देखो एंगल बन रहा है ना। तो दो प्लेन जब आपस में एंगल बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्लेन एंगल बोला जाता है बच्चों। ये बात समझ में आई आपको, अच्छी बात है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोला जाता है प्लेन एंगल। अच्छा साथ में एंगल भी इसको हम कह सकते हैं। तो दो प्लेन के बीच में बनने वाले एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा होता है आर्क अपॉन कितना, रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसी तरह से हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, इमेजिन कीजिए, मैंने इसका एग्जांपल वैसे दिया है, इमेजिन कीजिए कि ये कोन है, क्या है, कोन है सर, हमको पता कि कोन है सर, आप ही बताइए कौन है ये कोन। मतलब आपने आइसक्रीम की कोन खाई है, नहीं सर उसके अंदर की आइसक्रीम खाई है। तो आइसक्रीम जब आप खाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आइसक्रीम की कोन के अंदर का जो एंगल रहेगा 3D एंगल, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, सॉलिड एंगल बोलेंगे। और इसे भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये तो ये इसका एरिया हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे थे आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ हो जाएगा एरिया अपॉन रेडियस।
ठीक है बच्चों, तो सॉलिड एंगल क्या होता है और प्लेन एंगल क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। एक बार दोबारा से देख लीजिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, टम टम टम, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, जो सात होती हैं। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और स्कैंडला, ठीक है। इसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो बच्चों क्या कौन कौन सी होती हैं? हमारे सारी की सारी होती हैं जो इन सात पे डिपेंड करती है। इन सात से मिलकर जितना भी कुछ बना है वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आता है। तीसरी बात हम करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये दो तरह की होती है। पहला होता है इसके अंदर प्लेन एंगल। हो कहीं सर वीडियो 2x पे तो नहीं चला दिया आपने? तो प्लेन फिजिकल देखो यहाँ पे प्लेन एंगल होता है, एक एंगल होता है, और ये होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, हमारे सामने ये क्लियर है कितने इसके टाइप होते हैं, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। हटा देता हूँ उसको। अब बात करते हैं बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और साथ ही साथ एसआई यूनिट। डायरेक्ट हम दोनों ही चीजें एक साथ समझा देते हैं, ठीक है। एक है डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट। इन दोनों के बारे में हम समझते हैं कि क्या होता है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो सुनो, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आखिर बनता कैसे है? देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने आपको जो बताया था ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इनका अपना अपना एक डायमेंशनल फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन रहता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो मास है उसे m से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो लेंथ है उसे l से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो t है उसे t से t क्या होता है? टाइम, t से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक होता है करंट, उसे a से रिप्रेजेंट किया जाता है, a, ठीक है, एम्पियर। यहाँ पे m क्या होता है? m होता है आपके लिए मास, l क्या होती है? लेंथ, t क्या होता है? टाइम, और a क्या होता है? करंट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो अब यहाँ पे इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है, तो चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि कैसे होता है इसके अंदर। मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला रखा, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है किस चीज का? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, इसका मुझे वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट दोनों बतानी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है, और एसआई यूनिट क्या होती है पता है ना? एसआई यूनिट होती है जो पूरे विश्व में सब लोग उसको मानते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, उसको बोला जाता है एसआई यूनिट। क्योंकि देखिए हमारा क्या है, हम तो इंडियन है, हम जो कोई पूछे कि लंबाई का है, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, कितना भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं चलता। मतलब पूरा विश्व, चाइनीज, जापान, अमेरिका, रशिया, सब समझे ऐसी लैंग्वेज या ऐसे साइन या ऐसी वैल्यूज हम जब बना लेते हैं तो उसको हम यहाँ पे ऐसा यूनिट बोलते हैं मैथमेटिक्स को समझने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, वैसे ही मैथ तो वैसे भी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सब जगह तीन को तीन ही समझा जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच। एल बी एच, एल बी एच, एल बी एच क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब देखते हैं इसका, सबसे पहले हम बनाते हैं बच्चों ऐसा यूनिट, ऐसा ही यूनिट, कैसा ही यूनिट? ऐसा ही यूनिट, ठीक है। ऐसा यूनिट बनाएंगे तो जरा देखें यहाँ पे एल बी एच, लेंथ काय में नापी जा सकती है किसी चीज की? मीटर में। ब्रेथ काय में नापी जा सकती है? मीटर में। हाइट किस में नापी जा सकती है? मीटर में। ओ, ये तो सारे के सारे मीटर 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 हो गया। अच्छा, मीटर 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 हो गया तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ये हो गया इसका एसआई यूनिट। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला ये क्या में नापा जाएगा? कुछ नहीं बच्चों, एम, मास की जगह एम क्या है? मास है मास है, रिएक्टिव। एम क्या है यहाँ पे? मीटर। मीटर क्या में बताया जाता है? लेंथ में बताया जाता है। क्या बताया जाता है? लेंथ में। गलती से भी एम की जगह एम मत रख देना, यह मास नहीं है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मीटर। ये मीटर है, इसकी ये यूनिट है।
तो यहाँ पे ये m जो है वो क्या बताता है, लेंथ बताता है, ये लेंथ एक, अगर एक दो तीन लेंथ है तो ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों आ गया हमारा एल क्यूब। लेकिन एक चीज है, इसके अंदर मास कितना है, कोई आपसे पूछ ले इसके अंदर मास कितना है, कोई पूछ ले आपसे इसके अंदर टाइम कितना है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में मास और टाइम का कहाँ रोल है, ये तो है ही नहीं। तो उसका मतलब जो चीज नहीं होती उसे लिखने का एक और तरीका होता है, और वो ये होता है, ध्यान से देखना सभी, एम इसमें 0 है, एल इसमें कितना है 3 है, टी इसमें कितना है 0 है। दिस इज द राइट वे टू डिस्क्राइब द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे इसे लिखा जा सकता है। तो चलिए एक दूसरा जो है आप करके बताइए, और ये है हमारा डेंसिटी का। डेंसिटी, डेंसिटी जो होती है बच्चों वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, पॉज कर दीजिए, मुझे रोक दीजिए, मुझे एक जगह पर समय को रोक कर आप लोग करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं आपने क्या किया है। सबसे पहले देखते हैं इसका एसआई यूनिट लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही यूनिट। So what will be the SI unit of this quantity? So first of all we have to understand the mass. Mass is representing by the kg. kg जो है इसका क्या होता है बच्चों, इसका एक ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट मास के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, ऐसा यूनिट। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जिसे नहीं पता, मास के लिए क्या करते हैं हम, केजी इस्तेमाल करते हैं। लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, मीटर इस्तेमाल करते हैं। टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, सेकंड इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप याद रखना, ठीक है। मास के लिए, अच्छा यही लिख देता हूँ, मास के लिए केजी, ठीक है। टाइम के लिए सेकंड, लेंथ के लिए क्या होता है, मीटर, ठीक है। और एम्पियर, ये करंट के लिए क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखना है, मैं केजी लिख दिया। अब वॉल्यूम का क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। बोलो, अभी पढ़ा हमने, ऐसा यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। तो डायरेक्ट हमारे सामने आंसर क्या आ गया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, के जी एम माइनस 3, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर द डेंसिटी। अब हम समझते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो हमको आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर, समझ में तो आ रहा है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला है, केजी के लिए बच्चों क्या इस्तेमाल करेंगे, केजी रिप्रेजेंट किया जाता है मास, मास मास मतलब एम, तो एम लिख दिया हमने। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं क्या है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब ये यहाँ पे देखो, इसको देखो, तो मीटर क्यूब है, इस मीटर को लेंथ से तो हो गया एल माइनस 3, ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसे करेक्ट वे में क्या लिखेंगे आप खुद लिख लेना, इसमें आ जाएगा m1, m यहाँ पे जो भी है तो 1 हो जाएगा, L3 हो जाएगा, L माइनस 3 हो जाएगा, और T कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी डेंसिटी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं। अब आपको अगर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे लगा सकते हैं। चलिए, तो बच्चों अब हमारा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या हम इसको बोल सकते हैं होमोजेनिटी, ठीक है। चलिए समझते हैं होमोजेनिटी होती क्या है। तो होमोजेनिटी बच्चों होता है एक, इसके अंदर 2 से 3 नियम आते हैं, और इन नियमों को हमें समझना होगा कि कौन कौन से नियम होते हैं। तो सबसे पहला, होमो का मतलब होता है सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो, इसका मतलब होता है सेम। सेम मतलब एक जैसा। तो इसके अंदर जो लॉ आता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला नियम, पहला नियम ये कहता है बच्चों कि डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशंस लिख देते हैं, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन किसके बराबर होने चाहिए, आर एच एस, डायमेंशन ऑफ, सॉरी, डायमेंशन ऑफ आर एच एस, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि डायमेंशंस ऑफ LHS, पहला रूल क्या कहता है, वो बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है बस, इसके अलावा इसमें कोई ऐसा खास नियम है नहीं। और एक नियम और है, एक नियम और है, एक नियम और है, वी कैन ओनली वी कैन ऐड, सॉरी, वी कैन ऐड और subtract only same dimensional फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो ये दो नियम हैं, इन दोनों नियम को हम एक एक करके अब आपको समझाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले बच्चों, कि अगर हमारे सामने कोई भी इक्वेशन लिखी है, कोई भी इक्वेशन लिखी है, तो उसका मतलब है कि उस इक्वेशन के डायमेंशन LHS में और RHS में दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो ही इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मानी जाएगी, करेक्ट मानी जाएगी। तो इसको हम करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में भी हम यही लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा अभी, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। दूसरा दूसरा ये है, वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली द वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली द सेम डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम होंगे उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। आइए देखते हैं जरा कैसे। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 2 लीटर ऑफ वाटर, इसको हमने ऐड कर दिया 6 किलोमीटर डिस्टेंस से। क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आपको कभी देखने को मिलेगा कि 2 लीटर पानी को 6 किलोमीटर डिस्टेंस के साथ जोड़ दीजिए। भाई जी क्या बना दिया सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब ना हमारी टीचर ने पढ़ा है ना हमने पढ़ा। आखिर लीटर में मीटर कैसे जोड़े हैं, ये तो कुछ अलग ही पूछ लिया। तो ऐसा हमारे सामने कभी कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, कभी नहीं आने वाला, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, लीटर का लीटर से, मीटर का मीटर से, केजी का केजी से, और आपका आई मीन यही बॉन्डिंग बन सकती है, और कोई बॉन्डिंग नहीं बन सकती। आप और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो दिस इज दी रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट दी एनी प्लस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमेशा क्या जुड़ता है बच्चों, मीटर से मीटर, लीटर से लीटर, हीटर से सेकंड से सेकंड। ठीक है, तो यही आप ऐड कर सकते हैं, बाकी और कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो ये दो नियम है हमारे सामने। पहला नियम है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS होना चाहिए, तो ही भाई साहब इक्वेशन सही है। दूसरा है, वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ओनली या वी कैन ऐड ओनली द सब है, मैंने लिख के मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कैसी आफत है भाई। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली द सेम डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जो डायमेंशन सेम होते हैं जिनके हम उन्हीं को क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इससे हमें क्या देखने को मिलता है, सवाल कैसे आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सीधे क्वेश्चन। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, इन इन इक्वेशन P इक्वल A माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ऐसा देख के ही डर लगने लगा सर, ये क्या पढ़ा दिया, अभी तो बड़ा सिंपल सिंपल चल रहा था, ये क्या दे दिया अचानक से। ये उनसे भी ज्यादा सिंपल है, भरोसा रखा, उनसे भी ज्यादा सिंपल है। इन इक्वेशन P इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ A अपॉन बी। ठीक है,
ए और बी क्या है उन्हें आइडेंटिफाई करो और उनकी वैल्यू बताओ। यहाँ पे और क्या क्या दिया गया है, इफ पी रिप्रेजेंटिंग प्रेशर, ठीक है, पी क्या यहाँ पे बता रहा है, प्रेशर बता रहा है, एक्स रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट एंड टी रिप्रेजेंटिंग टाइम। देखिए आपको बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। क्वेश्चन ध्यान से सुने, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी कब, जब आपके सामने इक्वेशन दी है P इक्वल a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, और यहाँ पे P बोले तो प्रेशर, x बोले तो डिस्प्लेसमेंट और T बोले तो टाइम। एक बार सभी ट्राई करें इसको और आंसर अपना निकाल के रखें। चलिए आप लोगों ने ट्राई कर लिया है, आइए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता है, हमें क्या पता है, हमें सर कुछ नहीं पता। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, P इसको मैं इधर लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा a माइनस, इसको तो ऐसे ही लिखा रह देता हूँ, टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स बराबर 0। अब हमें एक बात पता है, क्या पता है, हमें ये पता है इस सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही क्या किया जा सकता है, प्लस माइनस किया जा सकता है। तो आइए जरा देखते हैं एक चीज इसके अंदर, और वो क्या है सबसे पहले इधर समझते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे a माइनस टी हो रहा है, a माइनस टी मतलब कि a हमें पता नहीं कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, लेकिन ये जुड़ किस माइनस किसके साथ हो रहा है, टाइम के साथ। तो अगर ये टाइम के साथ हो रहा है इसका मतलब है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बराबर किसके होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि टी जो है, अच्छा टी स्क्वायर, सेम डायमेंशनल चीजें ही आपस में क्या हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकती हैं। तो ए का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, लेकिन टी का टी है, तो इसका मतलब है ए का भी क्या हो जाएगा, टी पावर 2। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया हमें बच्चों टी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आई बात आपको। अब दूसरी बात, यहाँ अगर हमें पूरा का पूरा टी मिल गया, इसकी जगह हमने पूरा टी रख दिया, टी स्क्वायर, नीचे लिखा है बी लिखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमें पता करना है प्रेशर से इसका रिलेशन निकालते हैं। देखिए ये प्रेशर हो गया, इस पूरे प्रेशर से ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो मतलब इनका भी आपस में फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी किसके बराबर होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, पूरा का पूरा लिखेंगे हम, ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी, पी का क्या होता है बच्चों, प्रेशर। अब प्रेशर का तो नहीं पता बच्चों, नहीं पता ना, अभी निकालना आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेशर जो होता है, यहाँ कर लेते हैं साइड से, साइड 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 ये देखिए, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, एरिया का होता है एल स्क्वायर। एक से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा प्रेशर का, एम एल माइनस 1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और टी माइनस 2, ठीक है। ये आ गया हमारा इस तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। आई बात समझ में, बोलो आया कि नहीं। तो लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 बराबर, इधर देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए टी, इन दोनों का तो टी ही हो गया, टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स का देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया बी इंटू एक्स, क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब बोले तो लेंथ, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है, लेंथ, लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। अब कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये बी इधर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, और आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। हम इसको यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ साइड में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर हमने रखा है, इसको डायरेक्ट कर देते हैं ना, अच्छा छोड़ो,
छोड़ो सा छोड़ो वरना हम तो भूल ही जाएंगे। ये हो गया t-2। ठीक है, ठीक है। अच्छा उधर ले जाना था, सॉरी, b इधर आ गया, उधर लिख दिया हमने t²। कितनी बात है बड़ी। और नीचे आ गया l इनटू, अब ये पूरा फॉर्मूला नीचे पहुंच गया तो क्या हो गया, m मल्टीप्लाई में जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो साइन चेंज नहीं होंगे, जब डिवाइड से ऐसे ऊपर जाता है तो हो जाती है चेंज। m l-1 t-2 हमने ये उठा के रख दिया। अब कर दो, कटाई कर दीजिए इसकी, कटाई कटाई कटाई, तो देखिए प्लस से माइनस का मर जाएगा। बहुत दुख हुआ जानकर। इसके बाद ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t की पावर, ये ऊपर जाएगा पावर ऐड हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, m भी ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो m की पावर 1 थी तो ये हो जाएगी माइनस का 1, तो ये हो जाएगा m माइनस का 1 और t हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे सामने आ गया है b का डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है बताइए a अपॉन b क्या होगा, a अपॉन b क्या होगा बच्चों। तो a अपॉन b बताते हैं तो सबसे पहले a का हम लिखते हैं, यहाँ पे a का कितना था, t²। ठीक है, और b का कितना है, m-1 और t की पावर 4। ये हो गया a अपॉन b का। काट लेंगे इसको, काट लें, जोर से काटना काट लो इसको। तो यहाँ से 2 से स्क्वायर हट जाएगा, 2 बचेगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये m-l-2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द a अपॉन b। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन में कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। नोट कर लीजिए और समझ लीजिए सच। तो बच्चों अब हमें पता करना है कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन क्या होती है और इसे कैसे निकालते हैं। तो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन सर क्यूटनेस ऑफ इक्वेशन कैसे, हाँ भाई अगर करेक्ट है तो क्यूट है। आइए देखते हैं कि कैसे क्यूट बनती है इक्वेशन। तो देखते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मैंने आपको एक चीज बताई थी, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के लिए होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, LHS के डायमेंशन RHS के बराबर होने चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS should be equal to the dimensional formula of RHS। ठीक है, दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम होंगे तो काम बन जाएगा, आपकी इक्वेशन बिल्कुल पूरी तरह से सत्य साबित होगी। जिसमें हम बात करने वाले हैं, चलिए आइए क्वेश्चन देते हैं आपके सामने। क्वेश्चन है बड़ी प्यारी सी, और क्वेश्चन देते हैं कि कैसे होगा इसका सॉल्व। क्वेश्चन देख लीजिए, हमने क्वेश्चन किया था s इक्वल ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये हमने क्लास में किया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन एक और किया था, उसको करते हैं। एक होता है क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो होता है 2 पाई रूट में l बाई जी। क्या होता है बच्चों, l बाई जी। ठीक है, l बाई जी। यहाँ पे t जो है, t क्या होता है बच्चों, हियर t is time, comma L is length of pendulum, length of pendulum। ठीक है, एंड G, G क्या होता है इसके अंदर, G होता है सर पार नहीं, G होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो चलिए एक बार इसे तसल्ली दिला दीजिए मुझे और इसे ट्राई करके दिखाइए। बच्चों हाँ, यह होता है पेंडुलम। इस पेंडुलम का काम क्या होता है, ये एक काम होता है बस इसका, इधर से इसको छोड़ो और ये इधर ऐसे ऐसे करता जाता है। तो इस धागे की जो लेंथ होती है उसको हम एल बोलते हैं, और ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आता रहता है, ये झूलता है, इसकी वजह से इस पर ग्रेविटी
फोर्स लगाती रहती है। अब हमको बताना क्या है, अब हमको बताना ये है कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है कि मैंने इसको छोड़ा और ये वापस आया, कितने टाइम में आया, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो अब आपको इसको समझना है और बताना है कि इसका इक्वेशन जो हमें बताई जाती है वो होती है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की t इक्वल टू पाई एल अपॉन जी। तो बताइए जरा ये सही है या नहीं है। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले देखेंगे टाइम के लिए हम यूज करेंगे टी डायरेक्ट। डायमेंशन ऑफ एल एच एस बराबर डायमेंशन ऑफ आर एच एस होना चाहिए, तो हमने टी रख दिया। ठीक है, अब इधर के भी अगर हमें टी मिल जाए तो सही है कि नहीं, इधर का भी हमें टी मिल जाए तो 2 पाई, जितने भी नंबर होते हैं उनकी कोई वैल्यूज नहीं होती तो नंबर्स को हटा देते हैं, ये कांस्टेंट नंबर है इनको हटा देते हैं। अब देखते हैं केवल क्या है, एल बाई जी मिलता है। ठीक है, एल एल होती है बच्चों लेंथ, जी क्या होता है, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू। क्या होता है बच्चों, एल टी माइनस टू। लेंथ के लिए हमने एल लिख दिया, इसके लिए हम लिखेंगे एल टी माइनस टू। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी ऊपर पहुंचेगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से ही हट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट कितना आ गया, आउटपुट, हमारा आउटपुट कितना आ गया, हमारा आ गया टी आ गया। सिंपल सी बात थी बच्चों, हमें चाहिए भी क्या था, टी चाहिए था। तो इसका मतलब है आर एच एस और एल एच एस जब दोनों तरफ बातें बराबर हो जाएं तो काम बन जाए, और हमारे सामने ये रिजल्ट आ चुका है। टी की जो वैल्यू है वो दोनों तरफ कैसी है, सेम है। तो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि ये, हाँ भाई साहब, टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन जो है पेंडुलम की बिल्कुल सही है। तो चलिए पेंडुलम भाई, अब आपका जाने का वक्त हो गया है, थोड़ी देर बाद आना। ओके, ये रहा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम कैसे निकालते हैं हमने सीखा, दिख तो नहीं रहा कहीं, ठीक है गया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम कैसे निकालते हैं हमने सीखा। तो चलिए इसको हटा देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको डायमेंशनल एनालिसिस करके बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं। वैसे तो मुझे पता है करेक्ट है, बस आपको प्रूफ करना है कि इनका एलएचएस और आरएचएस बराबर होता है। एस यहाँ पे बताता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, टी बताता है यहाँ पे टाइम को, ठीक है, बी बताता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को, यू बताता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को, और टी बताता है यहाँ पे, टी तो हो गया, ए बताता है यहाँ पे एक्सेलरेशन, ए बताता है एक्सेलरेशन को। तो आपको ये इक्वेशन जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए, आपको ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, और अगर आपके तीनों आंसर सही आते हैं तो आप, मतलब एलएचएस आरएचएस तीनों के अगर आपके बराबर आ जाते हैं तो आप कमेंट में यस यस यस, हाँ 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 3 बार लिख के भेज देंगे। चलिए हटा देते हैं इसको, लिख के जरूर भेजना, ठीक है, बता देना कि आपको सही आया, दुनिया भी तो देखे कि आपने सीख लिया। चलिए बहुत अच्छी बात, हमें समझ में आ गया कि इक्वेशन जो है करेक्ट है बिल्कुल। अब आगे हम बात करते हैं अगली तीसरी चीज की, जो इससे हम होमोजेनिटी से सीख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा था बच्चों, सबसे पहले हमने सीखा था कि अगर डायमेंशन सेम होते हैं तो इक्वेशन करेक्ट होती है, तो हमने वो भी पता किया था। इससे पहले वाला क्या पता किया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन कैसे निकाले जाते हैं, जो मिसिंग टर्म होते हैं उनके डायमेंशन कैसे निकाले जाते हैं, वो हमने सीखे। उसके बाद हमने देखा कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, ये हमने सीखी। अब तीसरी चीज हम सीखते हैं, वो होता है बच्चों कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तीसरी बच्चों चीज है वो हम सीखने वाले हैं, वो है
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट का कन्वर्जन कैसे? आपसे बोल दिया जाए, अचानक से बोलता बता 4 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करके बता, ऐसा क्वेश्चन पूछता ना लोग, बताओ किलोमीटर को मीटर में बताओ, सेंटीमीटर बताओ, ये बताओ, ये बताओ, मतलब ऐसे अचानक से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब हमें पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे उस समय में, क्या बताएंगे, आइए देखते हैं जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये होता है कि आप यूनिट कितना भी चेंज कर लें, फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज नहीं होने वाली, वो चेंज नहीं होने वाली, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो बात सही है। इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटी जब बताई जाती है ना, फिजिकल क्वांटिटी जब रिप्रेजेंट की जाती है तो बताई जाती है एन म्यू से। एन क्या होता है? नंबर, ठीक है, नंबर, और यू क्या होता है? उसकी यूनिट। एन क्या होता है? नंबर, यू क्या होता है? उसकी यूनिट। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने रख दी जाए तो इसका मतलब है कि उनका जो एन वन म्यू वन बराबर एन टू म्यू टू बराबर होगा। जगह बोल रहे सर, जगह बोल रहे सर, समझ में नहीं आई। देखिए एन यहाँ पे मान लीजिए 3, ठीक है, और के जी बोल दिया हमने इसको, ये म्यू की वैल्यू हो गई, ठीक है, एन यहाँ पे 3 है और ये हो गया म्यू। ऐसे ही मैंने 3 kg को बोला, मैंने 3 kg जो होता है 3000 ग्राम होता है। अच्छा, तो ये 3000 जो नंबर है वो नंबर एन हो गया, और जो ग्राम है वो उसकी यूनिट हो गई, म्यू हो गई। अब अगर ये पहली टर्म पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, बस यही तो मैंने बोला। तो इसका मतलब है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस साइड। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए यूनिट चेंज करने पर। तो डायमेंशनल फार्मूला दोनों तरफ का क्या रहता है? सेम रहता है। तो अब अगर यहाँ से हमसे कुछ चीजें पूछी जाती है तो हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल होगा इस फॉर्मूले का, आइए जरा एक क्वेश्चन देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड, और सिंपल सा है, बहुत बार आया भी है और बहुत सिंपल सा भी है। हाउ मैनी डायन इन 1 न्यूटन, एक न्यूटन में कितनी डायन छुपी हुई है? वो नहीं है, हाउ मेनी डायन इन 1 न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन वैल्यू में कितने डायन होते हैं। डायन जो है वो है सीजीएस यूनिट, फोर्स की क्या है ये? फोर्स की सीजीएस यूनिट है। कौन सी बच्चों? सीजीएस। सीजीएस और एमकेएस दो यूनिट होती है, सी और एक होती है एफपीएस, सीजीएस, ठीक है। और ये न्यूटन जो है वो क्या है? एमकेएस, ऐसा यूनिट इसको कहते हैं, ठीक है। और एक और होती है, आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और होता है एफपीएस, ठीक है, फुट पास्कल सेकंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगली चीज के बारे में कि बताइए फोर्स की इस यूनिट के अंदर डायन जो है कितने होंगे, न्यूटन के अंदर डायन कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। हम फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले कौन सा हमें पता है कि n1 की वैल्यू कितनी है इधर, n1, n1 न्यूटन 1 है, ठीक है। अच्छा, पहले लिख लेते हैं, तरीके से करते, शॉर्ट में नहीं भगाते। न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन। दूसरा लिखते हैं डायन, डायन। अच्छा, चलो, तो अब बात करते हैं न्यूटन और डायन की। तो सबसे पहले बेटा न्यूटन जो होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स को अगर आप समझो तो मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? केजी। एक्सेलरेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर स्क्वायर है अपॉन सेकेंड। मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, पढ़ाई करो ढंग से, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि यहाँ पे केजी जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब केजी काय में दिया गया है? एमएलटी लिख लेते हैं दोनों तरफ, एल एल टी और एन।
ऐसे यहाँ पे MLT, ये 1 1 1 1, ये 2 2 2 2, ठीक है। ये MLT क्यों आया? क्योंकि जो म्यू होता है, म्यू क्या बताता है? म्यू बताता है उसकी यूनिट, और वो हम MLT में ही तो उसका डायमेंशन बताते हैं, तो ये इस तरह से हमने लिख लिया। चलो, इधर मास को हम क्या बोलते हैं? इधर मास को बोलते हैं हम केजी। लेंथ को क्या बोलते हैं? न्यूटन की। क्या लिखा है? मीटर लिखा है। टाइम को हमने क्या बोला? सेकेंड। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? N1 की 1 दिया है, क्योंकि 1 न्यूटन पूछा है। इधर हम मास को क्या बोलते हैं? जरा सोचो, डाइन डाइन डाइन। मास अगर मीटर में है इधर, तो इधर सेंटीमीटर में हो जाता है, वो सॉरी लेंथ, ठीक है। इसी हिसाब से मास अगर यहाँ पे केजी में है, तो इधर क्या में हो जाता है? ग्राम में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटर सॉरी जो मास है वो क्या में हो जाएगा? आपका ग्राम में हो जाएगा। मीटर क्या में हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। टाइम क्या में हो जाएगा? टाइम तो सर वही रहेगा, सेकंड में रहेगा, ठीक है। और ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्या पता है बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स पता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं लिखूं 1 न्यूटन इक्वल, मुझे नहीं पता कितने टाइम है, ठीक है। दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे हम क्या? N1 म्यू 1 बराबर N2 म्यू 2। अब बताओ जरा, मुझे यहाँ से वैल्यू क्या की चाहिए? N2 की चाहिए, तो म्यू इधर आ जाएगा। तो N2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? N2 बन जाएगा यहाँ पे N1 और ब्रैकेट के अंदर म्यू 1 अपॉन म्यू 2। बोलो, ये म्यू 2 इसके नीचे आ गया, तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 हो गया। अब म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो बच्चों। N2 इक्वल N1 की तो वैल्यू 1 है, तो हम 1 लिख देते हैं, कोई काम का तो है नहीं वैसे 1। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला MLT में लिखा जाता है ना, तो देखो, तो M1 और यहाँ पे M1 अपॉन M2। क्यों लिखा? म्यू 1 अपॉन म्यू 2 था, इनटू L1 अपॉन L2। तीसरा क्या है? T1 अपॉन T2, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स का आप वो देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का, तो वो कितना होता है? अरे दिखता रहा हूं ना मैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? MLT-2। डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर -2, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब आते हैं अगले ऑपरेशन पे। अगला ऑपरेशन कर देते हैं बच्चों इसका बहुत दुखद घटना हुई इसके साथ, यहाँ लिख देते हैं। इसे नोट कर लिया होगा सभी ने, चलिए। इधर देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमने लिखा N2, 1 तो हट ही जाएगा। अच्छा, मास सबसे पहले हमने लिखा kg, और नीचे लिखा हमने क्या? M2। M2, अब M2 जो है वो सॉरी म्यू 2, हाँ सॉरी M2। तो अब M2 यहाँ पे काय में आएगा? ग्राम में आएगा, ठीक है। ऐसे ही इनटू ये आ गया 1 मीटर में, ये आ गया सेंटीमीटर में। टाइम सेकंड अपॉन सेकंड में, पावर -2 हो गई, ठीक है। N2 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000 ग्राम होते हैं, और ये तो ग्राम है ही एक। इनटू 1 मीटर में कितने मीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेम यूनिट में ही तो हम कर सकते हैं। सेंटीमीटर कितने होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे आ गया 1, क्योंकि 1 तो 1 ही है। इसके बाद ये तो आपस में एक दूसरे को काट पीट के मर जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर -2, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे, हटा दो इसको। N2 बराबर, आप देखेंगे इसका N2 करेंगे तो आएगा 10 की पावर
5। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास 10 की पावर 5 आ गया, मतलब कि 1 न्यूटन के अंदर कितने डायन होते हैं बच्चों? 10 की पावर 5 डायन होती हैं। ठीक है, दिस इज दी कन्वर्जन ऑफ द यूनिट। हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, आपको बस ये फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें आपको यूनिट्स रखनी है और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो आप डायरेक्ट याद कर लें, लेकिन कभी कभी स्कूल में एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, स्कूल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आज हमने सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक जो है, हमने लास्ट जो सीख लिया, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस करके हम क्या क्या और ऐसा है जो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा टॉपिक है बच्चों, इसको मैं बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, जो देख के आए हैं, रिवीजन देख रहे हैं, उन्हें समझ में आएगा। यह है हमारा टॉपिक है अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब कि डायमेंशंस एनालाइज करके हम और क्या पता कर सकते हैं? ये पता कर सकते हैं कि रिलेशन बता सकते हैं। रिलेशन मतलब जैसे मैंने बोल दिया आपसे, बताओ फोर्स F और A जो होता है, मतलब जो फोर्स है F और उसमें A जो होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन हम लिखते हैं फॉर्मूला, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो ऐसी कुछ चीजें हैं और हमारे सामने आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कपड़ा उठा लेते हैं जी। करते कैसे हैं इसको? ये बड़ा सिंपल सा तरीका है बच्चों, और वो क्या, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, हम वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन बड़ा ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड उठा लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे सामने पूछा जा सकता है। बोल दिया, इफ द फोर्स F on the particle depends upon mass of mass and acceleration. Acceleration A of the particle। मतलब ये सिंपल सी बात है कि यहाँ से ना आप फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होते हैं, तो आप एक सही इक्वेशन बनाना यहाँ से सीख जाएंगे कि कैसे बनाई जाती है। तो चलिए यही देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा द फोर्स ऑफ द पार्टिकल F, sorry, if the force F on the particle depends upon the mass m and the acceleration a of the particle, then find the relation between them। तो इन सब के बीच का क्या रिश्ता है, या क्या रिश्ता क्या कहलाता है, ये हमें पता करना है। तो बच्चों आइए देखते हैं कैसे किया जाता है ये, और कितना सरल है ये। एक आप देखोगे ध्यान से, आपको पता है कि इन सब का जो रिलेशन है वो क्या है, सबको पता है, F इक्वल ma। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इसे हमें प्रूफ करना है डायमेंशनल एनालिसिस से। तो आइए देखते हैं जरा डायमेंशनल एनालिसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले बच्चों, हमारा जो फोर्स है, साफ साफ क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके हिसाब से चलते हैं। हमारा जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। तो हमें नहीं पता कि कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है कि डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो हमने लिख लिया डायरेक्टली डिपेंड करता है। कौन? मास। अच्छा, दूसरी बात, इसके ऊपर एक आपको पावर लगा देंगे। ये पावर ही यहाँ पे सबसे बड़ा खेल खेलेगी। क्यों? अगर ये पावर पॉजिटिव है, ये पावर अगर इसका जो वैल्यू निकलेगा अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या से डिपेंड करेगा? डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर ये इनवर्सली निकलेगा, सॉरी, अगर ये माइनस का पावर आएगा, एक्स की जगह अगर माइनस का कोई वैल्यू आएगा, तो मास जो होगा उससे इनवर्सली डिपेंड करेगा। मतलब कि डिपेंड तो करेगा, ये तो मैं सिचुएशन दे दी, लेकिन इनवर्सली या डायरेक्टली कैसे करेगा? डिपेंड करता है इस एक्स पे। ये जो है यहाँ पे रोल प्ले करेगा। अच्छा, फोर्स दूसरी एक चीज पर और डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हम इसको रख सकते हैं एक्सेलरेशन की। इसके ऊपर हमने वाई रख दिया।
कोई तीसरी चीज होती है उसके लिए हम ऐसे ही z लिख देते। अब अगर ये दोनों एक साथ हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी और एक्सेलरेशन के भी, दोनों की पावर हमने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। देखिए, हम एक चीज समझते हैं, हम ये जानते भी हैं कि अगर ये जो सिचुएशन दिख रही है ना आपको, ये अगर ये इक्वेशन सही बनेगी, इक्वेशन सही होगी, तो इनके डायमेंशन जो होंगे लेफ्ट साइड के और राइट साइड के दोनों के कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आइए जरा लिखते हैं इसको, यहां हम लिख लेते हैं F इक्वल mx ay। ठीक है, तो इन इस तरफ के जो डायमेंशन होंगे वो इस तरफ के डायमेंशन के बराबर आने चाहिए। तो अभी जरा देखते हैं फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है m l t माइनस 2। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब यहाँ सामने लिखते हैं m, m यहाँ पे क्या है, मास, मास के लिए हम क्या लिखेंगे, केवल m। इसको इधर भी ब्रैकेट बंद कर देते हैं लोग, ये हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मास, मास को क्या में लिखते हैं बच्चों, m में लिखते हैं, पावर होगी इसकी x। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, याद होगा आपको, एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है एल टी, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 2, पावर कितनी लग जाएगी, y लग जाएगी। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद प्यार से इसका क्या कर दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए प्यार से सर मतलब सिंपल तरीका है आपके पास, यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ m कितना है, 1 है, l कितना है, 1 है, t कितना है, माइनस का 2 है, बहुत बढ़िया। इधर देखेंगे m कितना है, x है। ठीक है, मतलब m के ऊपर x आएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ l के ऊपर देखिए ध्यान से, दोनों आ जाएंगे, y भी आएगा और दोनों कौन, और ये t पे आ जाएगा माइनस के 2 है, मतलब ये y दोनों पे आ जाएगा। I mean, ये y जो है l पे भी आएगा और t पे भी आ गया माइनस 2y। आगे यहाँ पे, यहाँ तक समझ में। अब एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, और वो सिंपल सा स्टेप क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पे 3 सेगमेंट में करा रहा। पहले हमने ये लिखा, उसके बाद हमने ये किया। अब यहाँ से तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, ये जो m है, इधर का m इधर का m बराबर होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला तो यही तो कहता है। अगर दोनों m बराबर हैं, ध्यान से देखें, m1 बराबर mx, तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 1 मिल गई। बोलिए, आई बात समझ में। इधर से हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 1 मिल रही है, ये चीज हो गई पहली। दूसरी चीज बात करते हैं, दूसरा हमारे सामने है l, l की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे l1 है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है, l कितना है, y। तो इसका मतलब y की जगह भी हमें क्या मिल गया, y इक्वल 1 मिल गया। अच्छा ना सर, हम इससे ना करते, मैं ना मानता सर आपकी बात कतई। मान लीजिए तुमने इधर से नहीं समझा y, तुमने इस वाली वैल्यू से निकाला तो भी निकल सकता है। देखिए -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो y बराबर कितना मिल गया हमको, 1 मिल गया। अब आपको क्या करना है, इधर वैल्यू पुट कर दूं, f प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम m रखेंगे, ये x की जगह क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे, और एक की जगह भी, सॉरी y की जगह भी हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, दोनों की जगह 1 रख देंगे। हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या निकल आएगा, लास्ट फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हमारा f इक्वल m ए, k भी कांस्टेंट होता है, इसको हम 1 मान लेते हैं, और ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो हमें ये पता चला कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस किया जा सकता है, और उससे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या एक से ज्यादा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 2 से ज्यादा सॉरी, उनके बीच के रिलेशन को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स आने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हमें क्लैरिटी देगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप ट्राई कीजिए। यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द पार्टिकल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम।
ओके ठीक है, कर लिया सबने ट्राई। आइए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हमें पता है सेंट्रीपिटल है तो फोर्स ही, ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? पहला फोर्स किस पे डिपेंड करता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है? मास पे। ठीक है, किस पे है? मास पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m, तो ये हमने लिख लिया x। बहुत बढ़िया। इसके बाद दूसरी बात, फोर्स फिर से डिपेंड किस पे करता है? यहाँ पे दूसरी चीज ये है रेडियस। ठीक है, तो हमने रेडियस लिख लिया r और हमने लिख दिया इसका y। ठीक है, हम बड़ी वाली r लगा देते हैं, ये लो। ठीक है, तीसरा यहाँ पे फोर्स एक चीज पे और डिपेंड करता है बच्चों, और वो क्या है? क्या है? लीनियर वेलोसिटी। आप ध्यान से देखें क्या टर्म दिया है? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी देता है तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना इस बात को। इस पे हमने लिख दिया z। क्या लिख दिया बच्चों? z। मैंने बोला था आपसे अगर तीसरा आएगा तो उसमें z आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी यहाँ पे हमारी? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m लिख दो। देखो सबके बराबर है तो हम सबको लिख देते हैं ये, और यहाँ पे हमने पावर लगा दी x y z। ठीक है, ये हमने पावर लगा दी। अब हमें क्या करना है? ये समझना है कि इधर का डायमेंशन उधर का डायमेंशन सबका बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इक्वेशन सही है तो यही होना चाहिए, डिपेंड करता है, इसका मतलब इक्वेशन सही है। सिचुएशन उसने पहले ये दी है, तो सबसे पहले f इक्वल क्या है? mx ry v z। ठीक है, अब आपको करना क्या है? सिंपल सा अभी हमने जो किया था, फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? m l t माइनस 2। ठीक है, इक्वल मास के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? m, पावर कितनी लग जाएगी इसके ऊपर? पावर लग जाएगी इसके ऊपर x। ठीक है, सॉरी कपड़ा है मैं भूल जाता हूँ। इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा रेडियस। रेडियस क्या होती है बच्चों? किसी भी सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती है? उसकी लेंथ में तो होती है मेजरमेंट, बताइए, लेंथ में तो होती है मेजरमेंट। तो रेडियस के लिए हम क्या है? लेंथ यूज करेंगे। लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेंथ क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट करते हैं एल से, तो ये हो गई पावर y। तीसरा हम जाएंगे अपना वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है पार्टिकल की बताई जा रही लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हम जो फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है एल टी माइनस वन। तो हो जाएगा ये एल टी माइनस वन, और पावर आ जाएगी इसके ऊपर z। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, कोई बात नहीं, आंसर हमारा सीधा ही आएगा। देखते यहां हमने लिखा m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर माइनस 2। ये तो सर अभी हमने किया था, बिल्कुल किया था आपने, वैसे भी आप कर सकते हैं और बहुत ने कर भी लिया होगा। m, अब जैसे नहीं समझ में आया वो एक बार ध्यान से अच्छे से देख लो। यहाँ पे पावर कितना आएगा? x। l पावर कितना आएगा? y। इसके बाद l पावर कितना आएगा? z आ जाएगा, और यहाँ से t कितना आ जाएगा? माइनस के 1z, या फिर z लिख दो, 1 से इंटू करूंगा तो माइनस के z ही आ जाएगा। ठीक है, कई सारे बच्चों को तो आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ तो हो रहा है सर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि क्या होने वाला है इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है? m। अगर मैं यहाँ पे m को देखूं, इधर m1 है और उधर m पे पावर x है, तो मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि x बराबर कितना मिल गया हमको? 1 मिल गया। बोलो आया समझ में? x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 1 मिल गई। दूसरी बात हमारे सामने क्या है? दूसरी बात है l की। l इधर कितना है बच्चों? 1 है। इधर कितना है? l y है ना? नहीं, जैसे ही आप इसको y रखोगे आपका गलत हो जाएगा। अब एक बात सोच के देखो जरा, ये बेस और ये बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इधर क्या लिख दोगे आप? y प्लस z। इस बात को पूरा ध्यान से समझना। तो यहाँ पे y प्लस z कर दिया, और जैसे ही हमने इसको लिखा तो हमारे सामने क्या आ गया?
y प्लस जेड इक्वल 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। ठीक है, तीसरी इक्वेशन हमें अभी बनाएंगे इसको भी, यहाँ से वैल्यू निकलेगी, पहले हम इसको समझते हैं टी को। ठीक है, यहाँ पे टी कितना है बच्चों, -2 बराबर, इधर टी कितना है, इधर टी है -k z। ठीक है, टी कितना है बच्चों, -k z। ठीक है, अब सोचो जरा, यहाँ से t की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, सॉरी z की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो z बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल गया। मिला, आप सोच रहे हो ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, z बराबर हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब इस 2 को हम कहाँ रख दें, यहाँ पे रख दें, कहाँ रख दें, यहाँ रख दें। तो अब इसको जब हम 2 को इधर रख देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखने से स्टेप को सभी लोग, जैसे मैंने 2 यहाँ रखा तो y y प्लस 2 इक्वल 1 हो रहा है, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, y इक्वल -1 मिल जाएगा। बोलो, आया समझ में, y इक्वल कितना मिल जाएगा, -1। क्यों, ये 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का नंबर बड़ा है तो हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे सामने तीनों वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, x y और z। अब ये x y z को हमें कहाँ रखना है, अपनी इस वैल्यू में रखना है, रख देते हैं f, x की जगह रख देते हैं, चलो इनकी जगह यहीं रख देते हैं। x की जगह क्या लिखना है बच्चों, x की लिखना है 1, y की जगह क्या लिखना है, y की लिखना है -1, और z की जगह क्या लिखना है, z की लिखना है 2। अब हमें पता है f इक्वल, ये प्रोपोर्शनल हट जाएगा, वो k आ जाएगा, k हट जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, उसकी जगह तो ये हट जाएगा, m बचा ऊपर। अब r जो है उसकी पावर -1 है तो वो नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा ऊपर v। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगर आपने गलती से पढ़ लिया हो तो आपको शायद याद आ गया होगा कि ये क्या होता है, mv²/r। तो हमने ये जितनी भी कथा समझी, इसमें ये समझ में आया कि हमारे सामने कोई भी फॉर्मूला हो, मतलब कोई भी रिलेशन दिया हो, हम आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एनालाइज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बस हमें रिलेशन पता हो। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी के साथ बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, और ये इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है, ट्रस्ट मी। ये तो ऐसे आ जाएगा जैसे कि आप ही ने इसको बनाया है, इतना आसान है, बहुत आसानी से आपको ये आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर आखिर में बच्चों होते क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर ऐसी वैल्यू जिनको लेकर आप श्योर हैं, मतलब कि मान लीजिए मैंने किसी चीज का मेजरमेंट लिया, मैंने मान लीजिए इस कपड़े को नापा, मैंने कितना वजन होगा इसमें, तो इसमें वजन मुझे ऐसा लगा कि कुछ 10 ग्राम तो था। ठीक है, लेकिन जब और थोड़ा सा मैंने इसको, मुझसे किसी ने बोला कि यार घर से नाप के लाना, यार तुम्हारा 10 ग्राम मुझे श्योर नहीं लग रहा, तो मैंने ठीक है भाई घर से जाऊंगा। मैं घर गया, मैंने जाके इसको वेट मशीन पे रखा, और वेट मशीन पे देखा 10 ग्राम करके कुछ वैल्यू आई इसकी। ठीक है, 10 ग्राम करके कुछ वैल्यू आई, तो अब जो मशीन ने शो किया था वो किया था 10.624 ग्राम, मुझे याद था 10.6, केवल इतना ही याद था, बाकी के नंबर्स में भूल गया। तो अब मैं श्योर कहां तक हूं, मैं कहां तक श्योर हूं, मुझे कितना पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है 10.6। तो मैं जब बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया 10.6 था। तो ऐसे नंबर जिन्हें लेकर हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हम श्योर होते हैं, उन वैल्यूज को सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। जिन नंबर्स को लेकर हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, श्योर नहीं होते, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं रखते। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा रूल्स के हिसाब से कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या होते हैं, क्या वो वैल्यूज हैं, कैसे इसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ 6-7 रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले रूल के बारे में। यहाँ पे सारे के सारे रूल बड़ी डिटेल से आपके मैंने एक वीडियो में करा रखे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को आता है, एक जल्दी से क्विक रिवीजन हम देते हैं। सबसे पहला जो है रूल बच्चों, उसको बोला जाता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मैं सिग्निफिकेंट फिगर को केवल SF से ही डिनोट करूंगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब नॉन जीरो क्या होता है बच्चों, नॉन जीरो का मतलब मैंने यहाँ 2 और 4 और ये 0।
ठीक है। अब नॉन जीरो यहाँ पे कौन सा नंबर है, देखिए इसी वजह ये और ये तो जीरो है ही नहीं, ये जो है जीरो है, तो यहाँ पे ये हो गया नॉन जीरो, ये हो गया नॉन जीरो, ये हो गया जीरो। तो इसका मतलब है इसको ऐसे नंबर जो जीरो नहीं होते उन्हें नॉन जीरो कहते हैं। यार ये सच्ची कौन सी बात ही बताने वाली। आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ। आगे ये है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब मैं आपसे बोलूं बताओ कि यहाँ पे, यही बोल देता हूँ, यहाँ पे 6.24 लिखा हुआ है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो बच्चों ये सिंपल सा आंसर है इसका, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसके अंदर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर? ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3, है ना। अगर मैं आपके सामने कोई ऐसा नंबर दे देता, मैं बोलता कि लो 1200 है, कितना है? 1200, ठीक है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, लास्ट के 0 काउंट नहीं होते हैं। कब होते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो नहीं होते हैं, पहला रूल। दूसरा नियम, दूसरा नियम है बच्चों, दूसरा नियम है इसका ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरोस आर ऑल्सो सिग्नि या फिर आर सिग्निफिकेंट फिगर, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ट्रैप्ड जीरो का मतलब क्या होता है? ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो का मतलब होता है जो बच्चों जीरो घिरा हुआ हो। क्या हो? घिरा हुआ हो। किसके द्वारा घिरा हुआ हो? दो नॉन जीरोस के बीच में अगर कोई जीरो आ जाए, दो नॉन जीरोस मतलब कि 705, इस 705 में आप देख लो कि जीरो कहाँ है, दो नॉन जीरोस के बीच में है। जब ये दो नॉन जीरोस के बीच में है तो ये भी काउंट कैसे होगा? एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो इसका मतलब है इसमें आपसे तीन पूछ, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछेंगे तो कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे है क्या, ये दो जीरोस के बीच में घिर चुका है, यू आर अंडर अरेस्ट, ऐसा इसके साथ हो चुका है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलो बाद में पूछूंगा, याद रखना इस बात को। तीसरा, तीसरा ये समझ में तो आ गया होगा ना, दो नॉन जीरोस के बीच में जो भी जीरो होता है उसको कहते हैं हम ट्रैप्ड जीरो, और ऐसा जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम जीरोस की बात कर रहे हैं हमने, अब दूसरा बात करते हैं। मान लीजिए जीरो सबसे पहले आ गया तो क्या होगा सर? तो लिख देते हैं लोग इनिशियल zeros. Initial zeros are never, sorry, never significant figure। मतलब कि जो इनिशियल जीरोस होते हैं, इनिशियल जीरोस का मतलब क्या होता है? इनिशियल जीरोस ऐसे जीरोस, ऐसे जीरो जो शुरुआत में आए, 0.0, सॉरी 0 पॉइंट, चलो लिख देता हूँ 006। अभी पॉइंट वाला आप समझ ले, चलो समझ जाएंगे। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है आपका केवल एक, और बाकी ये कोई से भी नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, इसी तरह से किसी ने बोला कि चीज बताना बताना बताना, ये इसमें होगा क्या? 3 6, ये जीरो आ गया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, केवल ये काउंट होंगे, ये काउंट नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इनिशियल जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते, कभी काउंट नहीं होते। अब बात करते हैं, जीरो हमने बीच में रखा, जीरो हमने आगे रखा, बात है जीरो सबसे पीछे रखने की। ठीक है, 4, इसको बोलते हैं एंडिंग जीरो। एंडिंग, फोर्थ नंबर रूल, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट है, सर सिग्निफिकेंट होते हैं हाँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ। ये कंडीशन क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ दे, ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इफ दे appear
after the, if they appear after the, after what, after the decimal, after the decimal, आफ्टर द डेसिमल, मतलब कि मतलब सर क्या मतलब है इसका? तो मतलब है बच्चों, सीधा साधा सा मतलब है कि अगर मैंने मान लीजिए एग्जांपल में लिखता हूं, मैंने मान लो लिखा 7.0200। अब अगर इसके अंदर सिग्निफिकेंट हमसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? क्या ये डेसिमल के बाद है? बिल्कुल है। तो ये कैसे काउंट होंगे? एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। कैसे काउंट होंगे? एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। और क्यों? लास्ट में एंडिंग जीरोस भी हैं। याद रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। डेसिमल के बाद तो ये भी हैं, बट दीज आर नॉट दी ending zeros, these are the initial zeros. That's why we can't understand this situation as the significant figure. Understand? तो याद रखना बच्चों, ये एंडिंग जीरोस हैं। एंडिंग जीरोस का मतलब होता है लास्ट में पड़े, ठीक है? डेसिमल है लेकिन फिर भी कंडीशन ये होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एक और बताता हूं मैं आपको, 3.00, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सो ऑब्वियसली इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे इस बात को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, डेसिमल के बाद अगर कोई एंडिंग जीरोस आपको दिखते हैं तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं हमारे रूल नंबर, अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। किसकी? रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमसे क्या कह रहे हैं? रूल नंबर 5 होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नेवर, अरे यार ये नेवर की स्पेलिंग गलत हो जाती है बार बार, मुझसे बताओ। अच्छा, मैं नेवर गिव अप वाली है, नेवर सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कौन सा ऑर्डर है ये? ऑर्डर ऑफ रेस्टोरेंट तो सुना है, ऑर्डर ऑफ फूड सुना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो देखिए, कभी कभी आपको ना नंबर ऐसे देखने को मिलेगा, कैसे 6.03 इंटू 10⁻⁹। सॉरी, अगर आपको कभी ऐसा कोई डिजिट दिख जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, तो घबराने का नहीं। इसमें ये जो प्लेस होता है, ये इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ ए लो। हाँ, स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे, ओ सर इतने बड़े हो गए स्पेलिंग नहीं आती। यहाँ पे 6.03 इंटू 10⁻⁹, इसको आपको बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें पता चल गया कि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है और ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। तो बचा क्या? ये बचा, तो इसमें कितने हैं? 1 2 3। तो इसके अंदर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे सामने आ जाए 0.00608 इंटू 10⁻12, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों जल्दी से चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कितने हैं इसके अंदर। देख लीजिए, अपना आंसर मिला लीजिए। देखिए, इनिशियल जीरोस तो काम के नहीं है, चाहे वो डेसिमल के बाद हो या ना हो। सिर्फ केवल ये दो हैं, तो इसमें केवल कितना होगा? ये भी काम का नहीं है। तो कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे लगता है आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का ये 5वां रूल जो है इसे बड़े कूल तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे की कहानी में, और आगे की कहानी है रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 6 गाइस। अभी हम आपको एक स्पेशल रूल सिखाने वाले हैं, एंड दिस इज द रूल नंबर 6। कांस्टेंट
कांस्टेंट वैल्यूज हैव इनफाइनाइट, ओके लिख देता हूं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए, मानना तो पड़ेगा जी, अब मानना तो पड़ेगा, तो कांस्टेंट जैसे वैल्यू मान के चलिए कि मैंने आपको बोला 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 क्या बोला कि जैसे कि पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? फिक्स रहेगा ये तो 4a, क्या रहेगा यहाँ पे 4a, ये तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है 4a। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, हाँ बताओ, 3.8 इंटू 10 टू द पावर, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है, इसके अंदर कितना होता है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट आपको दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके इनफाइनाइट। बिल्कुल याद रखना, कांस्टेंट्स में यही चलता है। अब आते हैं हम अपने अगले रूल पे, और ये रूल नंबर 7, और ये रूल नंबर लास्ट भी है। क्या इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए कि यूनिट चेंज कर दी, चेंजिंग यूनिट्स, यूनिट आपने चेंज कर दी पर फिर भी क्या होता है सिग्निफिकेंट रिमेन्स सेम। मतलब कि अगर हम यूनिट्स को चेंज करते हैं, यूनिट कैसे चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे 40 मीटर है, इसके कितने सेंटीमीटर बनेंगे, तो आपको भली भांति ज्ञान होगा बच्चों कि इसके सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू कर देंगे तो 40, और इंटू किससे करेंगे, इंटू कर देंगे बच्चों 100 से, 100 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टम टम 4000 सेंटीमीटर। अब ये 4000 सेंटीमीटर हमारे सामने आ गया, कितना आ गया 4000 सेंटीमीटर। मुझे बताओ इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, एंडिंग जीरो काम का नहीं, इधर भी एंडिंग जीरो काम के नहीं, इसका मतलब है इधर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, इधर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब काम हमारा चल रहा है। यूनिट कितनी भी आप चेंज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके सामने सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यूज सेम रहेगी। ठीक है, समझ में आया, हटा दूं, ठीक है ठीक है। जैसे देखिए हमने एक अभी समझा था एक थोड़े टाइम पहले डायन वाला, कि एक न्यूटन में कितने डायन है, 10 की पावर 5। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का आ गया, हाँ ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब बात कीजिए कि यहाँ पे बच्चों बताओ, हमने तो यूनिट चेंज कर दी, एक न्यूटन को डायन में लिख दिया, अब सिग्निफिकेंट फिगर सेम होंगे क्या? अगर आपके हिसाब से चले सर, तो आप तो ये कह रहे थे कि इधर जो है वन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा और उधर भी बराबर ही रहेगा यूनिट चेंज करने पर, लेकिन आपने अभी एक पहले चीज एक बात और बता दी है कि अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है तो इसको काट के हम जीरो रख देते हैं, कोई सिग्निफिकेंट फिगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में नहीं होता है। लेकिन बच्चों क्या करेंगे इसका, सोचो। अब देखो दोनों ही बातें सही हैं और दोनों ही बातों के बीच का कोई हल निकालना पड़ेगा। आइए समझते हैं, और ये केवल एक ही चीज से सॉल्व हो सकता है, केवल एक ही नियम से सॉल्व हो सकता है, और वो एक नियम है बच्चों एक, क्या है, अरे सिंपल सी बात है बच्चों, इसके साथ कुछ नहीं है तो वहां वन तो होगा ना। आप सोचो जरा, इसके साथ कुछ नहीं है तो वन तो होगा, वन तो सबके साथ होता है, सबका मालिक एक, तो ये सबका मालिक एक इसके साथ है। अब यहाँ पे आप देखो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, बट दिस विल काउंट एज दिस सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ठीक है,
तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, वन सिग्निफिकेंट फिगर। सो इस सिचुएशन में भी यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर जो थे वो बिल्कुल सेम रहे। तो मुझे लगता है कि ये 7 नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों मेरा मन किया कि आपको एक छोटा सिंपल सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बहुत देर हो गई, दिमाग को स्ट्रेस आ गया, अरे तब से लगे हैं सटासट सटासट। थोड़ी सर बातचीत भी की जाए, तब से पढ़ाने में आप लगे हुए हैं। इतना टाइम नहीं हमारे पास बात करने का, चलो स्टार्ट करते हैं। राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ तो बेटा आप लोग बचपन से करते ही आ रहे होगे। मतलब आप ये समझ लो कि जब आप छोटे छोटे से थे, इतने इतने बड़े, आई मीन इतना बड़ा तो कोई नहीं होता, इतने इतने बड़े, तब से ही आप क्या कर रहे होगे, राउंड ऑफ तो कर ही रहोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो राउंड कर ही रहे होगे, राइट। तो यहाँ पे आइए देखते हैं राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, क्या होता है राउंड ऑफ के अंदर। जैसे कि देख लीजिए, एक क्वेश्चन दिया, किसी ने क्वेश्चन दिया, राउंड of the given value, round of the given value up to 2 significant figures। ओहो, ये कुछ नया है। राउंड ऑफ तो सीखा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला नहीं सीखा है। आज सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 11th में आ चुके हैं, यहाँ आप, आपका स्वागत है फिजिक्स की दुनिया में। तो आइए, जो चीजें कभी ना करी हैं वो यहाँ पे आपको करने को मौका मिल जाएगा। आप आज से पहले कभी रोए नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके आंसू निकालने में आपकी मदद कर देगी। तो राउंड ऑफ क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई कुछ भी हो सकता है, 2 डिजिट, 1 डिजिट, 3 डिजिट, कितने भी डिजिट पे पूछ सकता है। डोंट वरी चिल, हमने 2 रख लिया है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको, एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमसे बोला कि मान लो कि 4.64, ठीक है, 4.64, इसको राउंड ऑफ करो, इसको क्या करो, राउंड ऑफ करो। लेकिन कहां तक करना है, सिग्निफिकेंट फिगर उसमें 2 ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो इसका मतलब है हमें ये वाला तो इसका हटाना पड़ेगा। अब ये हटा तो उससे नहीं सकते डायरेक्ट, इसको क्या करना पड़ेगा, हटाएंगे, लेकिन ये चेक करके हटाएंगे कि ये इसको अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको राउंड ऑफ में करके हटा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हमने लिखा ये 4। अब इस 4 को देखो, 4 को क्या ये 4 5 से बड़ा है, राउंड ऑफ में आपने पढ़ा है ना, 5 से छोटा, 5 से बड़ा, 5 के बराबर। हाँ, तो ये जो है नंबर कैसा है, 5 से छोटा। अरे बताओ कि है ना, राउंड ऑफ तो कोई ऐसी बड़ी तोप तो नहीं है ये। तो ये कैसा है, 5 से छोटा है। इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ फेल हो जाएगा नहीं, रिजल्ट आएगा 1 और 2, ये 2 ही काउंट होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 4.6, ठीक है। राउंड ऑफ करके हमने ऐसे लिख दिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मान लीजिए हमसे बोला गया कि 7.38 सर इसको तो हम करके दिखाएंगे, चलो कर लो, कोई बात नहीं, कर लिया। देखो क्या होगा, 8 दिया है लास्ट में, ये 8 जो है कैसा है, ग्रेटर देन है 5 से। इसका मतलब है जब कोई नंबर ग्रेटर देन होता है तो एक नंबर जो आगे होता है उसको बढ़ा देता है। तो कितना हो जाएगा, 7.4। क्या सिखा रहे हो सर, ये बच्चों वाली चीजें, कुछ तगड़ा सा दो ऐसा जो हमारे लगे लेवल में। अच्छा चलो, तो बताओ तीसरा क्वेश्चन, 8.5 दे देता हूं, चलो 5 ही दे देता हूं, 25, चलो ये दे दिया। इसमें तो लास्ट डिजिट जो दिख रहा है हमको सर 5 ही दिख रहा है, और ये 5 तो 5 के बराबर होता है। तो हाँ बच्चों, ये 5 के बराबर होता है। अब इस 5 के पीछे तो कुछ दिया नहीं है, सोच के देखो, इस 5 के पीछे तो कुछ दिया नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 1 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है ये 5 की वैल्यू कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। क्या होगी, 5 की वैल्यू ज्यादा ही होगी। अगर आप कुछ भी हो सकता है ना, इस जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है ये 5 से बड़ी है, और 5 से बड़ी है तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये कहता है कि ये वाला डिजिट जो है एक बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 8.3। आया समझ में? नहीं आया दोबारा देखो, 5 दिया है। अब मुझे नहीं पता अगर ये 5 के पीछे 0 दे देता तो मुझे ये पता था कि यहाँ 0 है, कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ 0 नहीं दिया, यहाँ बोला है कि 5 अकेला है। अब इसके पीछे मान लो कि कुछ भी रख सकते हो ना, 1। अब ये 5 के जैसे 1 रखा तो 1 वैल्यू क्या कर रही है, 5 की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर रही है, मतलब 5 को बढ़ा रही है। अब ये जो है 5 से कैसा है, बड़ा हो गया है। जैसे ये 5 से बड़ा हो गया है तो 5 से बड़ा होने पर नंबर क्या होता है, एक नंबर आगे बढ़ जाता है। तो हमारा ये नंबर आगे बढ़ गया। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आते हैं, ये तो ठीक है, अगर ऐसा कहीं आ गया, कहीं दे दिया 0 तो चलो आ देखते हैं 3.250। अब बताओ, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर? अब तो मर गए सर, अब तो मर गए, अब नहीं समझ में आ रहा क्या करेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है सर जैसे कि जैसे सर घबराहट हो रही सर, है, बताओ। और आपके सामने दूसरा भी दे दिया, कौन सा 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, और वो दे दिया आपको जैसे मान लो 6.350, और हमसे पूछ लिया बताओ इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो चलो मैं एक सामने आपके रखता हूँ, एक की वैल्यू बताता हूँ। यहाँ पे बच्चों जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा 3.2, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, राउंड ऑफ जो होगा 3.2, और यहाँ पे होगा 6.4। घबराहट चेहरे पर, पेन मत फेंक देना, कॉपी मत फेंक देना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। बस आपको एक बात याद रखनी है, ये 3 रूल तो आपको समझ में आए होंगे 1 2 3, लेकिन अगर ये 0 भी दे दिया जाए तो फिर आप 0 पे ध्यान नहीं देना, अब इन नंबर पे ध्यान देना। जस्ट जो बाद नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर वो नंबर इवन है, इवन बोले तो जो 2 से डिवाइड हो जाए, अगर वो नंबर इवन है, इवन की सिचुएशन में क्या होता है, जो फिगर जो नंबर है वो वही का वही रहता है, और हमने वो लिख दिया। लेकिन जब ऑड होता है, क्या होता है, ऑड होता है तो वो एक नंबर प्लस करके लिखते हैं, 3 की जगह हम 4 कर देते हैं। बस सिंपल सा है, क्वेश्चन लगा लो एक प्यारा सा, जिसे आपको समझ में आ जाए। 3.62, सॉरी 2 नहीं 50, और यहाँ पे 12.750। इसके आंसर्स आप खुद से कमेंट में मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये राउंड ऑफ जो है रूल यहाँ पे क्लियर है। अब हम समझेंगे इस राउंड ऑफ से होने वाली कैलकुलेशन क्या क्या होती है। चलिए प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम समझेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारे सामने है, इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। चलिए देखें, तो कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत ही आसान टर्म है और बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। आइए जरा समझते हैं कैलकुलेशन में होता है क्या। क्या ही होता है कैलकुलेशन में, क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है सर, डिवाइड होता है ना। तो चलो इनको टीम बना देते हैं, इन दोनों की एक अपनी टीम है, इन दोनों की एक अपनी टीम है, ठीक है। ये दोनों अपने हिसाब से एक जैसे रूल फॉलो करेंगे, ये दोनों अपने हिसाब से एक जैसे रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। इनके रूल एक जैसे रहेंगे, इनके रूल एक जैसे। टीम है भाई, अपना अपना नियम बनाती है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। तो आइए देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरफ समझते हैं हम प्लस और माइनस के टीम के क्या रूल्स हैं। कैलकुलेशन, मेरे सामने मान लीजिए क्वेश्चन दिया, सिग्निफिकेंट फिगर में दे दिया हमको, जैसे क्वेश्चन दे दिया डेसिमल वाला प्लस 3.06 प्लस 7.0, ओके ओके, ये दोनों दे दिए प्लस के दिए। अब बोला कि हमसे इन्हें प्लस करके दिखाइए, ठीक है, कर देते हैं। बचपन में पढ़ा था हमने, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के प्लस करते हैं, वही कर लो, कोई दिक्कत वाली हवाबाजी ना आए, ठीक है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है, 7 पॉइंट, और ये आ गया 6। हमारे सामने ये वैल्यू आ गई। पर इस प्लस में एक चीज याद रखना बच्चों, यहाँ पे आपको
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो देनी है वो इंपॉर्टेंस देनी है वो ये देनी है कि सबसे छोटा मतलब ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका डेसिमल प्लेस सबसे कम हो। तो आप देखें जरा डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद के डिजिट देखें, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितना है, 1 है, इसका मतलब ये छोटा है। तो आपका आंसर हूबहू ऐसा ही होना चाहिए, इस जैसा ही सेम होना चाहिए। मतलब डेसिमल प्लेस आपके आंसर की, मतलब कि decimal place in your answer must be same as the least decimal place value in the इक्वेशन। मतलब कोई इक्वेशन दी गई है आपको, उसके अंदर जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू है, आपका आंसर भी उतना ही होना चाहिए, उतना ही। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको। आप लिख चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे लिखा हुआ है सबके पास। ये देखें यहाँ पे 70, मतलब हमारे सामने केवल डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो हटा देते चलो हटा दिया। लेकिन जैसे ही आप इसको हटाएंगे वैसे ही आप इसको गलत कर देंगे। सर कर क्या रहे हो सर, कभी कह रहे हो हटा दो सर, कभी कह रहे हो मत हटाओ, कंफ्यूज ही कर डालो। हटा सकते हैं, लेकिन हटाएंगे तब जब इस पर राउंड ऑफ रूल लगाएंगे। आप इसको ऐसे नहीं हटा सकते, राउंडिंग ऑफ करके हटाना पड़ेगा। अब जरा देखो ये 6 क्या है, 6 क्या है, 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो 7 को क्या बना देगा, 7 को कहेगा कि तू जा 8 जा, आई मीन 8 बन जा। तो ये आ गया 3.8। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 8। ये आपने कभी ऐसा होता है सपने में भी ना सोचा हो। अब मान लीजिए नीट के एग्जाम में ये आ गया और आपके सामने ये बोल दिया कि ये आपका आंसर है। किसी मतलब जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्या करेगा, इस आंसर की तरफ तो देखेगा ही नहीं है, होगा ये कैसे हो जाएगा, है गलत है। लेकिन सही आंसर क्या होगा बच्चों, यही होगा। इसी तरह से माइनस में भी सेम यही चीज जो है फॉलो होगी। ठीक है, चलो माइनस वाला एक आप खुद से कर लें, मैं देता हूं आपको। 12.6 माइनस 2.5, ये जो है आपका खुद से कर लीजिए आप। ठीक है, इसका आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, अभी डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं बच्चों, अब आइए इधर देख लीजिए, अच्छे से कर ही लेते हैं अभी, फिर क्या बार बार की पता कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा साइड से थक गया, मैं तो बैठ लेता हूँ। चलिए हो गया, उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए देखते हैं कैसे आंसर आएगा। तो सबसे पहली बात माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, 6 में से 5 किया तो कितना बचा, 1 बचा बच्चों। इसके बाद पॉइंट आ गया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया आपने। इसके बाद 2 में से 2 गया तो 0 बचा, ये आ गया। सिंपल सी बात है, डेसिमल प्लेस लास्ट में कितना होना चाहिए, जितना हमारे लीस्ट डिजिट में। अब देखिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी सेम है, कोई चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये तो आएगा, 6 में से 5 के थ्रू 1 आएगा, नहीं तो मुझसे पता चले मुझसे गलती हो जाए बड़े आए सर, 2 में से 2 गया तो 0। ठीक, अब आते हैं दूसरी 3 की बारी। इनके नियम तो हमने समझ दिए, इनका नियम अपना चल रहा है, प्लस माइनस का नियम ये चल रहा है भाई साहब। हम तो ये देखेंगे कि डेसिमल प्लेस कितना है, डेसिमल प्लेस जिसका सबसे कम होगा हमारा आंसर का भी डेसिमल प्लेस उतना ही कम आएगा। इनकी टीम का ही अपना रूल है, अगर हम तो ऐसे ही चलेंगे भैया, हमारी अपनी टीम है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कह रहे हैं कि हम कौन से कम पढ़ रहे हैं, हम भी कह रहे हैं हमारे अपना रूल है? अब सीधी सी बात है, इनका अपना रूल है तो इनका भी अपना एक रूल होगा। क्या रूल होगा आइए देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपके सामने और क्वेश्चन है 0.2 इंटू 0.03। ठीक है, ये दे दिया आपके सामने, बहुत बढ़िया, शानदार सर शानदार, मजा ही आ गया देख के, दिमाग खराब हो गया पूरा का पूरा, समझ में ही नहीं आ रहा का दे दिया। इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है 2 3 6 हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे इसके अंदर कितने जीरो रखनी है, कि 2 और 1 3, एक तो ये है और ये 2 रखने के बाद यहाँ कहीं आएगा।
अब इसके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, इसके अंदर होना चाहिए कि यहाँ पे ना हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, इधर हम डेसिमल प्लेस देखते हैं, उधर हम क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। आपको देखना है लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें है बच्चों 1, क्योंकि इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी आप देखेंगे कितना है 1, और इसमें भी कितना है बच्चों 1। सर ये तो सिंपल था, आपको चाहे हो जो एकदम से दिमाग का मतलब ओके। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर इन योर आंसर मस्ट बी, और पूरा का पूरा सेम यही है, मस्ट बी सेम, अरे यार खुद के लिखोगे कॉपी करना पड़ रहा है, सेम द एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द इक्वेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दूसरा देता हूं, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया मैंने आपको 7.00 इंटू 3 नहीं सॉरी 0.3, ये हमारे सामने क्वेश्चन अब आया सही। इसका हमने इंटू कर दिया जल्दी से फुर्ती में, हमें पता है 7 3 जा 21 होते। अब आइए रख देते हैं पॉइंट राइट, कितने होंगे एक, यहाँ पे कितनी बार आएगा, एक दो, दो इधर और एक तीन, तो 3 हो गया, हाँ एक दो, एक जीरो और ये हमने रख दिया यहाँ। लेकिन अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर चेक करके देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे कितना, इधर कितना है, इधर है बच्चों केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब आते हैं हमारे आंसर में। हमारे आंसर में भी क्या होना चाहिए, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो अच्छो एक सिग्निफिकेंट फिगर होने के लिए हमें ये 1 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और ये 1 भी जैसे ही आपने हटाया वैसे ही गलत, क्योंकि जैसे ही आप इसको हटाओगे, कि देखो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, इनिशियल जीरो ये होगा। अब यहाँ 2 है, कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इनमें से हमें कितना चाहिए, एक चाहिए। तो एक को हमने क्या कर दिया, जो लास्ट में 1 है उसको हटा दिया। जैसे ही हटाओगे वैसे ही गलत हो जाएगा, क्यों, अगर आपको पता नहीं है कि हटाया कैसे जाता है तो आप गलत कर दोगे। अगर यहाँ पे 6 होता तो गड़बड़ी हो जाती। तो बच्चों राउंड ऑफ याद रखना, राउंडिंग ऑफ रूल से ही हटाना है। जो भी आप डिजिट हटाओगे उसे राउंडिंग ऑफ रूल से ही हटाओगे। अभी तो हम इसको मान लेते हैं, वैलिड कर देते हैं कि आपका आंसर 0.02 आएगा। बट अगर कहीं सिचुएशन ऐसी बन जाती कि लास्ट में डिजिट 5 आता, देन यू कैन नॉट रिमूव द लास्ट डिजिट विदाउट डूइंग द राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो मुझे लगता है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राउंडिंग ऑफ रूल कैसे करते हैं, क्या होता है, यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं चलता हूँ।